Hello students, this is your first chapter of mathematics, that is set. It is very simple chapter, commonly based on your thinking. ये बहुत आसान सा चैप्टर है और इसे आपको पहले तो सबसे पहले समझना है। इसे आप सभी 11th में आ चुके हैं। सबसे पहले सेट होता क्या है ये समझ लीजिए। सेट एक तरीके का कलेक्शन है। तो जितने भी कलेक्शन होते हैं उन सब कलेक्शंस में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक तरीके का कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन में क्या क्या है हमारे पास, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसके बाद सन है, प्लैनेट्स हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बेसिकली सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ऑल्सो अ सेट, ओके, कलेक्शन। अब इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इन सब को हम कहेंगे उस भारत जो सेट हमने लिया है इंडिया, हमने कलेक्शन ले रखा है, उस कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेट्स। ओके, तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में किस तरीके से सेट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, देखिए सेट का मतलब अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये वर्ड जरूर सब लोग ध्यान देंगे। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को सामुच्य कहा जाता है। ओके, जैसे आप अगर सब लोग क्लास में बैठते हैं तो एक क्लासरूम भी एक अपने आप में एक सेट है। अब उसके सेट में क्या क्या है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, टीचर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, बैग्स हैं, बुक्स हैं, पेन्स हैं, रबर्स, पेंसिल, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उस सेट के। ओके, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है सेट की, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ कलेक्शंस लिख रखे हैं। हम लोग लिखेंगे कि इन कलेक्शंस में कौन कौन से कलेक्शन सेट हैं और कौन कौन से कलेक्शन सेट नहीं है। ओके, लेट्स सी द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हम वॉवेल्स की बात करें, हमें क्या लेना है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स लेने हैं। दैट मीन्स वी हैव टू राइट ए ई आई ओ एन यू। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी सेट होगा वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा और कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में। तो ये हो गया। तो कलेक्शन, अगर आपसे कहा जाए कि कलेक्शन लिखिए, ठीक है, तो हमने पहला एक ये दिया गया ए ई आई ओ। अब पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग इंग्लिश लैंग्वेज को जानते होंगे उन सब में से आप किसी से भी कहोगे कि राइट द ऑल द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो हमेशा यही चीजें लिखेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इससे अलग लिखते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन हमारा हो गया सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। जहां पर आपकी अपनी थिंकिंग आ जाएगी वो कलेक्शन हमारा सेट नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे सभी लोग कि जहां पर भी आपकी अपनी थिंकिंग आ जाए वहां पर कलेक्शन सेट नहीं होगा। जो चीज यूनिवर्सली ट्रू है वही चीज हमारी वही कलेक्शन हमारा सेट कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे ये हमेशा यूनिवर्सली ट्रू। अब दूसरी बात क्या लिखी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो भारत के सभी राज्यों का जो समूह है। अगर आप किसी से भी कहेंगे कितने राज्य हैं तो वो सब वही लिखेंगे जो सब जानते हैं। ओके, तो ये जो टोटल कलेक्शन हमारे पास हो गया स्टेट्स का, वो पूरा का पूरा कलेक्शन हो गया सेट। ओके, अब तीसरा क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। यहाँ ध्यान देंगे क्या डिफाइन किया गया है, गुड क्रिकेट प्लेयर्स। तो ये जो गुड क्रिकेट प्लेयर्स हैं ये सबके लिए अलग अलग होंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम अलग नाम लिखेंगे, आपसे कोई पूछेगा तो आप अलग लिखोगे, आपके दोस्त से पूछोगे वो अलग लिखेगा। तो ये जो गुड क्रिकेट प्लेयर्स हैं ये सबके लिए अलग अलग होंगे, मतलब इनका कलेक्शन हमारे पास सेट नहीं होगा। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है वो सभी कलेक्शन जो यूनिवर्सली ट्रू हो, जो मतलब सब लोग उसी कलेक्शन को लिखें। अगर आपसे कहा जाए जैसे ये वाला हमारा कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, ये बात हमारी गलत हो गई, गुड क्रिकेटर्स नहीं। अब आपसे ये कहा जाए कि ऑल द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कलेक्शन हमारा सेट नहीं है, क्योंकि रिचेस्ट का मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसा ज्यादा हो। बहुत सारे लोग उनको अमीर समझते हैं जो खुश होते हैं ज्यादा, बहुत सारे लोग उनको अमीर समझते हैं जिनके पास जमीन ज्यादा होती है, बहुत सारे लोग उनको अमीर समझते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है। तो ये सबके लिए अलग अलग है। ओके, हाँ, अगर ये लिखा जाए कि टॉप 5 मिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कलेक्शन सेट है। ओके, बट द रिचेस्ट इज नॉट द सेट। So students, let's see our next topic, that is रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सामुच को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सामुच को प्रदर्शित करने के, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर और टैबुलर। ध्यान देंगे, रोस्टर और टैबुलर, इसे हम लोग तालिका विधि भी कहते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हिंदी में सामुच्य निर्माण विधि भी।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोस्टर और टैबुलर मेथड। ओके, तो रोस्टर मेथड में क्या होता है कि आपको जो भी, सबसे पहले तो सेट को हमेशा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी लिखा जाएगा वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे बात कि सेट को ऑलवेज हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो भी लिखेंगे वो सब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट को एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के लिखते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं टैबुलर और रोस्टर मेथड। क्लियर? अब इन्हीं को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? आपको बस एक चीज याद रखनी कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब वी हैव टू राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट। हमें उस सेट का गुण लिखना है, मतलब उसमें जो भी एलिमेंट हैं वो किस यूनिक प्रॉपर्टी को रखते हैं, आपको वो लिखना है। ओके, देखिए कैसे। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं और इवन है, तो हमने क्या लिया x। अब ये जो कॉलन का यूज किया गया, दो बिंदु लगे हुए हैं, तो आपको इसको ऐसे ही पढ़ना x सच दैट x इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे, उन्हीं एलिमेंट्स को हमने लैंग्वेज के फॉर्म में। ओके, तो ये जो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखने का मेथड है, ये होता है सेट बिल्डर मेथड। अब दूसरे वाले को क्या लिखा, A E I O U, we all are know that these are the vowels of English alphabets, so we are mentioned here B is equals to X such that X is a vowel of English alphabet। ओके, और एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जैसे सेट में अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो, जैसे अगर हम सेट B की बात करें, A फिर A आ जाए, फिर E फिर I फिर I फिर O फिर O और फिर U लिख दिया जाए, तो इस तरीके से अगर दिया हुआ तो इसको आप यही लिखो A E I O और U। ओके, कोई भी एक एलिमेंट मोर देन वन टाइम्स भी आ रहा तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे, दोनों ही बातें सेम। ठीक है, देखिए अब इसी में देखते हैं कि ये जो मेंबर्स हैं ये सब बी के मेंबर हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब के सब मेंबर हैं बी के। तो इनके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं सिंबल को बिलोंग्स टू। ओके, इसका मतलब कि अगर हम ये लिखें A बिलोंग्स टू B, दैट मीन्स A इज द मेंबर ऑफ B। अब हम ये लिखेंगे A इज द मेंबर ऑफ B। ओके, तो हमारा जो स्मॉल a है वो b का मेंबर है, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि h नहीं है, तो h के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, h इज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये वाला सिंबल, ये जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है तो ये बिलोंग्स टू के सिंबल को क्रॉस कर लेंगे। इसका मतलब h डज नॉट बिलोंग्स टू b, दैट मींस h इज नॉट द मेंबर ऑफ b। ओके, h इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट b। Clear? Students, let's see our next topic, which is types of set। अब हम लोग देखेंगे सामुच्चयों के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे सामुच्य होते हैं। तो सबसे पहले देखना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इंग्लिश में नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, VOID। ओके, तो एम्प्टी सेट को तीन नामों से जानते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। हिंदी में इसे कहेंगे रिक्त सामुच्य। ठीक है, तो जैसे कि सबको नाम से ही पता चल रहा है रिक्त, एम्प्टी, दैट मींस देयर इज नो एलिमेंट इन सेट। ओके, अगर किसी भी एक सेट में एक भी अवयव नहीं है तो उस सामुच्य को कहा जाएगा कि वो एक रिक्त सामुच्य। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग फाई से, या फिर केवल खाली रखेंगे। ये दो कर्ली, आपको सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स बना लेने हैं, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स आप बनाओगे यही रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट का। अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट आ गया तो वो सेट नल सेट नहीं रहेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं। अ नेचुरल नंबर बिटवीन लाई बिटवीन 2 and 3, एक ऐसा प्राकृतिक संख्या जो 2 और 3 के मध्य हो। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। आप ध्यान देंगे कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये कैसा सेट हो गया, नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट को हिंदी में बोलते हैं एकल सामुच्य। सिंगलटन मतलब एकल सामुच्य। एकल सामुच्य का मतलब अगर किसी भी सामुच्य में सिर्फ एक एलिमेंट हो, if a set contain only one element is called singleton set। okay, this is the example of singleton set। finite set, अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, फाइनाइट इन द सेंस ऑफ आपको उस सेट का लास्ट एलिमेंट पता हो। देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट किया 10 तक के डिजिट्स लिखे हुए, तो इस पूरे सेट में आपको पता है कि सिर्फ 10 डिजिट्स है, दैट मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज काउंटेबल। हम इसे गिन सकते हैं, इसलिए इस सेट को हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट में क्या होगा, यहाँ गिन पा रहे थे, यहाँ नहीं गिन पाएंगे, द लास्ट एलिमेंट वी डोंट नो।
ए, हमने जो सेट ऊपर लिखा था वही सेट हमने नीचे लिखा, बस देखिए यहाँ लास्ट में 10 था और यहाँ लास्ट में हमको नहीं पता है, तो ये जो सेट हो गया हमारा ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, सामुच्चयों में अवयवों की संख्या। तो किसी भी, अब ये निकलेगा किसमें, सामुच्चयों में अवयवों की संख्या सिर्फ उन्हीं सामुच्चयों में निकलेगी जो फाइनाइट सेट होंगे। कैसे सेट होंगे, फाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक तो कितने एलिमेंट हो गए, 10 एलिमेंट, तो हमने इसको लिख लिया n ऑफ a इज इक्वल्स टू 10। ये रिप्रेजेंटेशन है कार्डिनल नंबर का। ओके, सामुच्चय में अवयवों की संख्या को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और ध्यान देंगे कि दिस इज नॉट अ नल सेट। अगर कहीं पे आपको ये मिल जाए कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 5 लिखे, देखिए 5 और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स ये दोनों नोटेशन है एम्प्टी सेट के, लेकिन अगर आप इस 5 को इसके अंदर लिख दोगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। यहाँ मैंने इसीलिए अलग से नोट हैशटैग बना के लिखा आपके लिए, मार्क में लिखेंगे कि दिस इज नॉट अ नल सेट, इट इज अ सिंगल सेट। ओके,